नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब अनिका एनी के फ़ोन से प्रीति को कॉल करके वह उसकी उस लोकेशन का पता पूछती है, क्योंकि उसे राहुल से मिलने के लिए जाना था। इधर साथ के साथ अनिका अब आलिशा को भी फ़ोन लगा देती और आलिशा को भी वो वहाँ पर उसी लोकेशन पर बुला लेती है। जब अनिका और आलिशा दोनों ही वहाँ पहुँचते हैं तो ओमकार को तो यकीन ही नहीं होता कि उसकी दोनों ही बहन दोनों ही उसके सामने है। ओमकार तो खुद कविना आलिशा से मिलना चाहता था और आज उसका सपना सच भी हुआ। एक तरफ जहाँ ओमकार अब आलिशा को घेरे हुए था, वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अब राहुल से मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ चुकी थी। इधर अब प्रीति उसे कहती है कि माना ये तुम्हारी बहन है, लेकिन उसे इस तरह से परेशान तो मत करो। लेकिन ओमकार अब कहता है मुझे कि ये मेरी बहन है, मुझे किसी देश की रानी से बात करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो बस मेरी बहन से बात करनी है, इसलिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखो तुम मुझे प्रीति अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी बहनों से बात करने दो। जहाँ एक तरफ आलिशा को ओमकार ने रोका हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी राहुल के रूम के सामने आ पहुंची थी। उसे आज भी याद था कि लास्ट टाइम जब लंदन में वो राहुल से मिली थी तो उसने क्या हरकत की थी अनिका के साथ। वो भी यही सोचती है कि अगर दोबारा से इसने मेरे साथ अब की बार ऐसा वैसा कुछ भी करने की सोची ना तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब की बार तो मैं इसे इतना अच्छा मजा चखाऊंगी कि ये याद रखेगा। ये सोचते हुए ही अनिका उस रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब सामने से दरवाज़ा खुला तो सामने राहुल खड़ा हुआ था। उसे राहुल को वहाँ पर देखकर अब अनिका उससे कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इस बात पर अब राहुल कहता है, भाभी जी आप यहाँ, आप इंडिया से कब आई? आप तो मारवा हाउस में ही थी ना? अब राहुल की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अब अनिका की ये बात सुनते ही राहुल कहता है, हाँ अंदर आइए ना मेरी प्यारी भाभी। वैसे ब्रो कहाँ पर है, वो तो मिले ही नहीं, क्या वो भी आए हुए हैं क्या आपके साथ? राहुल की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं वो नहीं आए हैं, मैं ही आई हूँ। राहुल वो क्या है ना कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अनिका की इस बात पर राहुल अब अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर अब अनिका को ही देखने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या पूछने के लिए आई है। कुछ देर तक अनिका को देखने के बाद वो अनिका से कहता है, पूछिए ना भाभी जी, आप पूछना क्या चाहती हैं? आपने इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है? ये सुनते ही अब अनिका ने अब सीधा ही राहुल से पूछ ही लिया, क्या रिया की एज की तुम्हारी कोई बेटी है? अनिका की ये बात सुनते ही राहुल अब अनिका को हैरानी से देखता है और अब वो कहता है, बरो के पेट में लगता है कोई भी बात पचती ही नहीं है, और खास करके इस अनिका गुलेरिया के सामने। उसने ही शायद सब कुछ इन्हें बता दिया होगा। वो बरो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर अब ये सुनते ही अब अनिका ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो कहना है सीधे सीधे कहो, ऐसे घुमा फिरा कर बातें करने से कोई फायदा नहीं। मैंने जो पूछा है बस सीधे सीधे उसका जवाब दो। अब अनिका की इस बात पर अब राहुल कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता। इधर राहुल ने ये कहा ही था कि तभी ये सुनते ही अनिका अब उसे घूर घूर कर देखने लगती है और अब वो गुस्से से राहुल से कहती है, मैंने तुमसे बस जितना पूछा है उसका सीधे सीधे जवाब दो, नहीं तो फिर मुझे मत कहना। अनिका की इस बात पर अब राहुल कहता है कि मुझे मेरे उस अनवांटेड चाइल्ड के बारे में तुमसे क्या किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो वो बच्चा चाहता भी नहीं था। ये कहते हुए ही राहुल अब अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा देता है।
अब तक वहाँ पर आलिशा भी वहाँ पर आ जाती है और आलिशा जैसे ही वहाँ पर आती है वो अब अनिका की तरफ देखने लगती है और अब वो आंखों ही आंखों में अब उससे पूछती है कि कुछ पता चला। आलिशा की आंखों के सवाल को पढ़कर अब अनिका नामे अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अब अनिका अब राहुल से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ राहुल हमारी हेल्प करो, देखो वो बच्ची गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए और मेरे ख्याल से तो तुम भी नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी बेटी किसी के भी गलत हाथों में जाए। उस बच्ची की नानी ने लीगली उसकी कस्टडी लेने की मांग की है और अब उसे बस तुम ही टाल सकते हो। अनिका की ये बात सुनते ही राहुल एक बार फिर से कहता है, कहा ना मैं वो मेरी अनवांटेड चाइल्ड है, मुझे उस अनवांटेड चाइल्ड के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या है, क्या कर रही है, किसके हाथों में जा रही है और कौन उसकी परवरिश कर रहा है। आई डोंट केयर। इधर राहुल ने कहा ही था। ये सुनते ही अब आलिशा अब जल्दी से अपने तेज कदमों से अब राहुल के पास आ जाती है, क्योंकि राहुल की इस बातों को सुनकर अब कविन आलिशा को सारी ही बातें अब अपने आप ही समझ में आ जाती है कि आखिर अनिका ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था। अब वो सीधा सीधा समझ जाती है और अब क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर ये इंसान उसकी बेटी लतिका के बारे में ही ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो उसकी माँ थी, इसलिए अब उससे ये बर्दाश्त करना उसके मुश्किल का काम था। इसलिए अब वो जल्दी से उसके पास आकर अब उसे एक जोर का पंच मार देती है और उस पंच की वजह से राहुल अब सीधा ही जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। यहाँ आलिशा उस गिरे हुए राहुल से कहती है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी बेटी को अनवांटेड कहने की। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जिस देश में और जिस पैलेस में आप खड़े हुए हैं ना, वो हमारी बेटी का है और वो देश की और वो इसी देश की होने वाली रानी है। तो दोबारा से मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना। इस वक्त वो यहाँ की राजकुमारी है। आलिशा के इस एक्शन पर तो अब अनिका की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि अनिका ने तो ये सब सोचा ही नहीं था कि इस राहुल के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो अब अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो वहीं इधर अपने गाल पर अब अपना हाथ रखते हुए ही राहुल अब धीरे धीरे खड़ा होता है और वो अब आलिशा को घूर घूर कर देखने लगता है। उसे एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से ये उसके साथ क्या हुआ और ये उसे ऐसे क्यों कह रही है। और अब वो क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो अब घूर कर देखते हुए कहता है, तुम रुको, तुम्हारे इस पंच का जवाब तो मेरा ब्रो देगा। वो मेरा रिवेंज तुमसे जरूर लेगा, क्योंकि मेरे भाई को तुम जानती नहीं हो। इधर अनिका भी ये सब सुन ही रही थी और ये सब सुनकर अब अनिका भी कहती है, तुम सच बताओगे और हमारी मदद करोगे, ये मेरा फैसला है। और ये सुनते ही अब राहुल कहता है, अरे मैं आप दोनों की कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा उस बच्ची पर कोई भी हक नहीं है। उस बच्ची पर पूरा का पूरा हक ब्रो का है। ये सुनते ही अब आलिशा कहती है कि तुम ये कहना क्या चाहते हो कि अब तुम्हारी मदद अब हमारी मदद सिर्फ रोहित मारवा ही कर सकते हैं। आई मीन यही कहना चाहते हो ना तुम। ये सुनते ही अब राहुल कहता है, हाँ वो 12 साल पहले की बात है, जब ब्रो मुझसे मिलने के लिए लंदन आए हुए थे। 12 साल पहले रोहित अपने हाथ में एक छोटी सी बच्ची को लेकर राहुल के घर के सामने खड़े थे। जैसे ही उसने दरवाजे की डोरबेल बजाई तो कुछ ही देर में जब दरवाज़ा खुला तो सामने राहुल खड़ा हुआ था। रोहित को ऐसे सामने देखकर अब राहुल रोहित से कहता है, ब्रो इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक काम करो, पहले अंदर आओ। अब राहुल की ये बात सुनते ही अब रोहित चुपचाप अंदर आ जाता है और अंदर आकर अब वो राहुल से कहता है, पहले दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करो। रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल भी दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो रोहित से कहता है, ब्रो ये तुम्हारे हाथ में बच्चा किसका है?
इतना छोटा सा बच्चा आप कहाँ से लेकर आए? इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी अपनी बेटी। रोहित के मुंह से ये सुनते ही अब राहुल कहता है, आर यू किडिंग मी ब्रो? हाउ इज दिस पॉसिबल? देखो, माना कि मेरी बहुत सी फीमेल फैंस हैं, यू नो ना मैं कितना पॉपुलर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसी किसी भी फैंस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। सो प्लीज़ प्लीज़ ब्रो, ऐसा कुछ मत कहो। देखो, ये बात मुझसे हजम नहीं होएगी। राहुल की ये सारी बातें सुनकर अब रोहित अपनी पॉकेट से अब एक पेपर निकालकर अब उसे राहुल को देते हुए कहता है, राहुल इसे पढ़ो। रोहित के हाथ से वो उस पेपर को लेकर अब राहुल उसे पढ़ता है और कहता है राहुल उसे लेता है और कहता है, ब्रो लेकिन ये है क्या? राहुल के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, 1 महीने पहले मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था और उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे मेरे बेटे के बारे में बता देगी। इसके बदले में उसे पैसे चाहिए थे। उस वक्त मैंने उसके फ़ोन को इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसने मुझे एक लोकेशन सेंड की। मैं जब उस लोकेशन पर गया तो मुझे ज़मीन के अंदर से एक बच्चा मिला था और उसे लेकर जब मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था उस बच्चे को बचाने के लिए, तो मैंने वहाँ पर एक डस्टबिन के अंदर मुझे ये बच्ची मिली थी। ये उस डस्टबिन के अंदर पड़ी पड़ी रो रही थी। तब मैंने दोनों ही बच्चों के साथ अब अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, क्योंकि मुझे दोनों के में से सच में नहीं पता था कि मेरा अपना खुद का बच्चा कौन सा था। तो इन दोनों ही बच्चों में से एक के साथ तो मेरा डीएनए पूरा का पूरा मैच हो गया था, यानी कि एक तो मेरा बेटा है, लेकिन हाँ, इस बच्चे के साथ मेरा डीएनए उतना ही मैच हुआ जितना कि एक अंकल और उसकी नीस के साथ होता है। रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है कि हाँ, तो इस बात से ये कहाँ साबित होता है कि ये मेरी ही बेटी है। राहुल की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा कि मैंने सभी के साथ इस बच्ची का डीएनए टेस्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए बस अब तुम बचे हुए हो। ये सुनते ही अब राहुल ने कहा, देखो ब्रो, मैं इस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, लास्ट ईयर जब धीरज की तबीयत खराब थी और वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो मैं उसे देखने वहाँ पर गया हुआ था। उस वक्त तुम भी तो मनाली में ही थे ना ब्रो। बस उस एक रात मेरे साथ क्या हुआ ये खुद मुझे भी नहीं पता था, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनते ही अब रोहित ने कहा, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था राहुल? अब रोहित की ये बात सुनते ही राहुल अब रोहित को हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या मतलब है ब्रो आपका? मतलब तुम्हारे साथ भी? क्या मतलब है ये सब? इस बात पर अब रोहित कहता है, बस कुछ नहीं, तुम्हें इस बात पर अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी बच्ची है और तुम्हें इस बच्ची की जिम्मेदारी अब अपने हाथों में लेनी ही होगी, क्योंकि तुम अब इसकी परवरिश से पीछे नहीं हट सकते। रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल ने कहा, ब्रो ये मेरी बच्ची नहीं है और शायद तुम भूल गए हो कि अभी तुमने मुझे क्या बताया है। इस बच्ची को इसकी माँ ने डस्टबिन में छोड़ दिया था ना, तो तुम इसे उठाकर क्यों लेकर आ गए यहाँ पर? इस बच्ची की माँ के बारे में क्या तुम कुछ जानते हो? इस बात पर अब रोहित कहता है, अरे क्या ही फर्क पड़ता है कि इसकी माँ कौन है और मुझे क्यों इसकी माँ के बारे में जानना है। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये तुम्हारी बेटी है और बस मैं इसे बस तुम्हारे इसी नाम से ही जानता हूँ। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल ने कहा, सॉरी ब्रो, मैं रोहित मारवा नहीं हूँ, मैं इतना दयावान नहीं हूँ। वैसे तू बता, क्या तुझे पता है अपने जिस बेटे को बचाने के लिए तूने ज़मीन और आसमान एक कर दिया, उस बेटे की माँ कौन है? इस बात पर अब रोहित कहता है कि मेरे बेटे का नाम आर्यन है और मेरे लिए वो ही इतना ही काफ़ी है जितना तुम्हारी बेटी के बारे में। वो मेरा बेटा है और हाँ, अगर उसकी माँ कभी मेरे सामने आ भी गई ना, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यहाँ राहुल अनिका और आलिशा को उस दिन की सारी ही बातें बता देता है। ये सारी ही बातें सुनने के बाद तो अब अनिका कहती है कि उसके बाद क्या हुआ राहुल? अब अनिका की इस बात पर राहुल कहता है, जिस दिन ब्रो मुझसे मिलने के लिए आए थे, उसके 1 महीने बाद ही वो दोबारा फिर से आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो
उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और मेरे लिए भी ये सच में बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि मैं भी उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहता था। इसलिए उस दिन भी ब्रो उसे साथ लेके चले गए थे। इसलिए जितने भी सारे पेपर्स थे ब्रो ने मुझसे वो सब साइन करवा लिए थे उसके अडॉप्शन के। सो लेडीज़, मैं अब आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इस मैटर में कोई आपकी हेल्प अगर कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ब्रो ही हैं। राहुल की ये सारी बातें सुनकर अब अनिका आलिशा से कहती है कि क्या मिस्टर मारवा ने आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट दिए थे। अब अनिका की इस बात पर आलिशा कहती है, हाँ मुझे कुछ तो दिए थे, लेकिन कुछ उन्होंने अपने पास ही रखे थे। आलिशा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, इसका मतलब है कि आपके पास पूरे पेपर नहीं हैं। अब राहुल की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, हमें कभी उन पेपर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मिस्टर मारवा ने हमें कहा था कि इस बच्ची के पेरेंट्स को इस बच्ची से कोई भी मतलब नहीं है। आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन मिस्टर मारवा का हर काम एकदम पूरी तरह से परफेक्ट होता है, क्योंकि जितना वो सोच सकते हैं उतना तो कोई सोच भी नहीं सकता है। इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ मेरे ख्याल से हमें एक बार उनसे ही बात करनी चाहिए। आलिशा की इस बात पर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है, पता नहीं किंग को उन पेपर्स के बारे में कोई आइडिया होगा भी या नहीं। यहाँ अनिका भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब फिर से राहुल की आवाज़ आती है कि वैसे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप मेरी बात का जवाब दें तो। राहुल की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। ये सुनते ही अब राहुल ने कहा, वो लेडी कौन है जो उस अनवांटेड चाइल्ड की कस्टडी मांग रही है। ये सुनते ही अब आलिशा ने कहा कि हमारी बच्ची का नाम है लतिका। खबरदार जो इसके बाद आपने अगर हमारी बेटी को दोबारा से अनवांटेड कहा तो अगर आप उसका जिक्र भी करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लेकर उसका जिक्र कीजिए। हम अगर दोबारा से आपने उसे अनवांटेड कहा तो हम भूल जाएंगे कि आप किसके भाई हैं। अब आलिशा की इस बात पर अब राहुल कहता है कि डरता नहीं हूँ मैं आपसे, ओके, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, वो एक क्रिमिनल है, उसने बहुत सारे ही खतरनाक कामों को अंजाम दिया है। उसने हमारे देश में तो क्या, उसने यहाँ तक पेरिस तक के सारे बुरे कामों में उसका हाथ है। और यहाँ तक कि उसकी जो खुद की बेटी थी उसने उसकी भी परवरिश ऐसे की थी कि उसकी वो बेटी तो अब ख़त्म भी हो चुकी है। इसलिए हम नहीं चाहते कि लतिका की कस्टडी अब उसके हाथों में जाए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब राहुल अब कविन आलिशा की तरफ देखते हुए कहता है, कैसी रानी हो तुम, और सबसे बड़ी बात तो अरे कैसी माँ हो तुम, जिसे अपनी बेटी कहती हो उसे क्रिमिनल को दे दोगी। अब राहुल की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दो, बहुत बोल चुके हो तुम, लेकिन अगर अब एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही राहुल अब अनिका को देखते हुए कहता है, वैसे तो मैं ये बात ब्रो को बताना चाहता था, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या कहना चाहते हो तुम। ये सुनते ही अब राहुल कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात मुझे तब पता चली जब हमें उन फाइटर ने किडनैप करके उस रूम में रखा हुआ था। अब राहुल की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, क्या बात है राहुल, तुम इतना सीरियस साउंड क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो मैंने पहले कभी इतना सीरियस होते हुए नहीं देखा। सब ठीक तो है ना। यानी का आलिशा और राहुल के बीच अब खामोशी थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में आकाश गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की बात हो चुकी थी। स्वाति अब आकाश से कहती है, तुम अभी अपने रूम में जाओ, देखते हैं कि हम आलिशा के लिए क्या कर सकते हैं। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब वहाँ से निकलकर बच्चों के रूम की तरफ चली जाती है। तो वहीं आकाश गुलेरिया भी अब अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर बच्चों के रूम के सामने आकर अब स्वाति मल्होत्रा दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अलेक्जेंडर को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई क्या। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मम्मा, मैं तो अभी बटरस्कॉच के साथ खेल रहा था, और वो देखिए डैड भी बटरस्कॉच के साथ ही खेल रहे हैं।
आर्यन के मुंह से ये सब सुनते ही स्वाति मल्होत्रा रूम के अंदर आ जाती है और अब वो दरवाजे को बंद कर देती है और सामने देखती है कि किंग तो यहाँ पर अलेक्जेंडर की बटरस्कॉच के साथ ही खेल रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इससे पहले कि स्वाति किंग के पास जाती कि तभी उसकी नज़र अब सामने खड़े हुए आर्यन और रिया पर जाती है। तो वो दोनों ही फटी हुई आंखों से बस किंग को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें इस तरह से और उन्हें ऐसे देखकर बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने डैड को इस तरह से कभी बटरस्कॉच के साथ खेलते हुए नहीं देखा था। उन दोनों को ऐसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा उनके पास जाती है और अब उसे कहती है, क्या हुआ है आप दोनों को? आप अपने डैड को तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? अब अपनी मम्मा की इस बात पर अब आर्यन कहता है, मैं बचपन से ही डैड के साथ रहा हूँ। उन्होंने कभी भी इस तरह से पेट एनिमल्स के साथ खेलते हुए मैंने तो नहीं देखा है। मैं पहली बार मैं अपने डैड को इस तरह से पेट एनिमल्स के साथ खेलता हुआ देख रहा हूँ, जो मेरे लिए मम्मा बहुत ही सरप्राइजिंग है। आर्यन की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि बेटा वो तो इसलिए क्योंकि मारवा हाउस में कोई पेट एनिमल है ही नहीं। इस बात पर अब आर्यन कहता है कि बट अलेक्जेंडर के वो दोस्त आए तो थे ना मम्मा। ये कहते हुए ही आर्यन अब एकदम से ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आज भी उसका भाई कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को मिस करता है, और अगर उसने फिर से उन एनिमल्स का नाम लिया तो वो फिर से उदास हो जाएगा। इधर रिया भी अपने कदमों को अब किंग के पास लेकर जाने लगती है। जब वो वहाँ पर किंग के पास पहुँच जाती है तो वो अब किंग के यानी कि रोहित के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहती है, डैड। रिया की आवाज़ को सुनकर अब किंग बटरस्कॉच को नीचे रखते हुए कहते हैं, हाँ रिया कहो बेटा क्या बात है? किंग को देखकर अब रिया उन्हें अब एक जोर का हक कर लेती है और अब हक करते हुए कहती है, डैड आई लव यू। रिया की इतनी मीठी आवाज़ को सुनकर अब किंग को अपने 6 साल की बेटी आयशा की याद आ जाती है, और उनकी आंखें अब उस बात को याद करके अब एकदम से ही नम हो जाती हैं, जिसे स्वाति मल्होत्रा ने भी नोटिस कर लिया था कि किंग रिया की इस बात से इमोशनल हो चुके हैं। इधर किंग ने खुद के इमोशंस को अब कंट्रोल करते हुए रिया को अब खुद से अलग करते हुए उससे कहते हैं कि क्या आज आपने उससे फाइटिंग टेक्निक को सीखा है जो आपके भाइयों ने आपको सिखाया था? किंग की इस बात पर अब रिया हाँ में अपना सिर हिला देती है। रिया के इस रिएक्शन पर अब किंग स्वाति मल्होत्रा को देखकर कहते हैं, आज हमारी छोटी अनिका ने कुछ अचीव किया है, रिवार्ड तो देना ही बनता है ना। अब किंग की इस बात पर अब रिया कहती है, डैड आप मुझे छोटी अनिका क्यों बुला रहे हैं? आप तो मुझे अपनी प्रिंसेस बुलाते थे ना, तो फिर ये छोटी अनिका क्यों बुलाने लगे? रिया की इस बात पर अब किंग रिया की नाक को खींचते हुए कहते हैं, मुझे आपको ऐसे ही बुलाना पसंद है। अब चलो ये बताओ कि क्या रिवार्ड चाहिए आपको? इस बात पर अब रिया अपने गाल पर अपनी उंगली को टैप करते हुए कुछ सोचने का ड्रामा करती और अब कहती है, डैड मैं आईफिल टावर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ चलिए ना। रिया की इस बात पर अब किंग स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखने लगते हैं और अब वो उन्हें आंखों में अनिका और रोहित के बारे में पूछते हैं। किंग की आंखों को पढ़कर अब स्वाति भी अब सीधा ही बच्चों से कहती है कि आप सभी यहाँ पर अपना अपना काम कीजिए, तब तक मैं और आपके डैड हमारे रूम से आते हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने किंग की आंखों को पढ़ते हुए ही अब यहाँ पर बात को संभालने का सोचा। इधर इस बात पर अब रिया भी कहती है, डैड मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड लतिका से बात कर लूँ? अब रिया की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ कर लो, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, वरना पता है ना कि डैड पनिशमेंट देंगे और फिर आपकी मम्मा भी डैड को रोक नहीं पाएंगी। अब अपनी मम्मा की इस बात पर अब रिया कहती हैं कि बस थोड़ी देर, पक्का मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इधर बच्चों के रूम से इधर बाहर निकलकर किंग और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अभी एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। वहां जाने के बाद वो दोनों फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो रोहित के कमरे के बाहर होते हैं तो कुछ ही देर में इधर स्वाति मल्होत्रा उस रूम को खोल देती है, क्योंकि इस रूम को तो स्वाति मल्होत्रा ने खुद बाहर से लॉक किया हुआ था।
इसलिए इसे खुद स्वाति मल्होत्रा खोलती हैं और फिर वो दोनों ही रूम के खोलने के बाद उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद वो दोनों अब उस रूम के दरवाजे को फिर से बंद कर देते हैं। जैसे ही वो अब अंदर सामने देखते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। किंग वहाँ पर अब एनी को देखकर कहते हैं, अनिका कहाँ है? अनिका को भी तो यहीं पर ही होना चाहिए था ना। अब किंग की इस बात पर अब एनी कहती है, किंग वो अनिका मैडम तो कहीं बाहर गई हुई है। एनी की ये बात सुनते ही अब किंग स्वाति से कहते हैं, ये लड़की कुछ समझती क्यों नहीं है? इसे क्या पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना है कि वो स्पेशल है। कितनी बार उसे कहा गया है लेकिन नहीं, उसको तो करना वही होता है जो उसका मन होता है। ये कभी भी नहीं सुधर सकती। एनीवे गलती उसकी भी नहीं है क्योंकि खुद उसकी माँ भी तो ऐसी ही है जो हमेशा से ही अपने मन की करती है। किंग ने अब ये बात सीधे ही स्वाति मल्होत्रा के ऊपर टाल दी। वो अब स्वाति मल्होत्रा को टोंट देते हुए ये सब कह रहे थे। इधर किंग की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब उनकी तरफ घूर घूर कर देखती है और कहती है कि हाँ तो उन्हें कुछ काम होगा ना, लेकिन हाँ इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि अनिका को अभी बाहर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं था।